हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5th क्लास की एनसीईआरटी। इससे पहली जो वीडियो थी पार्ट 4 में हमने 5th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी थी, अब उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले 3 पार्ट में हमने 3rd और 4th क्लास की एनसीईआरटी कवर कर ली है। आपको पता है कि जो ये मैं सीरीज़ कर रही हूँ ये सीटेट के लिए है और इसमें आपका जो ईवीएस का कंटेंट वाला पोर्शन आता है 15 मार्क्स का, ये सीरीज़ उसके लिए है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वीडियो में हम चैप्टर जो क्लास 5th का चैप्टर 1, 2 और 3 है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 को, खाए आम 12 महीने। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है आत्रेयपुरम। आत्रेयपुरम गांव कहाँ है? यह है आंध्र प्रदेश में। पूरे साल आम खाने के लिए हम अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, जैसे अचार, आम पापड़, चटनी, चिक्की आदि। आम का अचार अगले मौसम के आम के अचार आने तक साल भर चलता है। तो जो आत्रेयपुरम गांव है आपका आंध्र प्रदेश में। उसके बाद इसमें कुछ आम के बारे में दिया हुआ है। आप जो आम का अचार बनाते हैं, आम पापड़ बनाते हैं, ये पूरा आपका 1 साल तक चलता है, जब तक अगले मौसम के आम आते हैं। फिर बात करते हैं मामिडी तांड्रा के बारे में। मामिडी तांड्रा जो बोला जाता है, आम पापड़ को ही बोला जाता है। उसे बनाने के लिए बहुत सारे आमों की ज़रूरत होती है। मामिडी तांड्रा बनाने के लिए 4 हफ्तों की मेहनत चाहिए होती है। आम के गूदे की परत तब तक सुखाई जाती है जब तक वह 4 सेंटीमीटर मोटी और एक सुनहरी बिछोनी की तरह नहीं लगती। कांच के घड़े और शीशियों में अचार भरने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाता है। जब आम पापड़ बनाए जाते हैं तो बहुत सारे आम लेकर उन्हें 4 हफ्तों तक उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। उसका जो गूदा होता है, गूदे की परत पर परत तब तक सुखाई जाती है जब तक 4 सेंटीमीटर मोटी और एक सुनहरी बिछोने की तरह नहीं लगती। इसके बाद एक पॉइंट है कि कांच का जो घड़ा होता है या फिर शीशी जिसमें हम अचार भरते हैं, उससे पहले उसे अच्छी तरह सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि अगर उसमें पानी रह जाएगा तो अचार हमारा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पुणे से कलकत्ता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। ये मैं पॉइंट इस वजह से इंक्लूड किया क्योंकि उसमें दिया हुआ था तो मैंने इसमें डाल दिया। एग्जामिनर का पता नहीं चलता कि क्वेश्चन वो क्या पूछ ले। नेक्स्ट पॉइंट है कालाहांडी जिला उड़ीसा में है। कालाहांडी में सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन आया था सीटेट दिसंबर 2012 में कि कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। यह जिला भारत के किस भाग का है? ऑप्शन से आपके पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या फिर आंध्र प्रदेश। तो कालाहांडी जो जिला है वो है उड़ीसा में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बीज बीज बीज। चैप्टर नंबर 5th है बीज बीज बीज। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं शिकारी पौधों के बारे में। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, जिन्हें हम शिकारी पौधे बोलते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो छोटे चूहे होते हैं, मेंढक, कीड़े मकोड़े, इनका जो छोटे जीव होते हैं इनका शिकार करते हैं, इन्हें बोलते हैं हम शिकारी पौधे। इनमें पिचर प्लांट, जिसे हम निपेथीन्स बोलते हैं, निपेथीन्स सबसे ज़्यादा मशहूर है। कौन सा सबसे ज़्यादा मशहूर है आप इमेज में देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है पिचर प्लांट, जिसे निपेथीन्स भी बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में। भारत में कहाँ पाया जाता है? भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। आकार होता है घड़े जैसा और पत्ती जैसा ढक्कन इसमें लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं।
पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो जो ये शिकारी पौधे होते हैं ये छोटे कीट पतंगों को अपना शिकार बनाते हैं। इनमें से एक है पिचर प्लांट यानी कि निपेथियंस। ये भारत में कहाँ पाया जाता है? भारत में तो ये मेघालय में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इसका जो आकार होता है वो एक घड़े जैसा होता है और ऊपर से पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। इसमें एक खास खुशबू निकलती है जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करती है और कीड़े इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और फिर वे बाहर नहीं निकल पाते। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट नवंबर 2012 में कि निपेथियंस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या फिर ओडिशा। तो ये पाया जाता है भारत के मेघालय राज्य में। अब नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट है वेलक्रो की कहानी। वेलक्रो की कहानी एक नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कहानी दी है, पहले इसको देखते हैं। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे तो उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देख वे हैरान रह गए। उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मैस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। उन्होंने ऐसे ही छोटे हुकों से एक ऐसा पदार्थ बनाया जो चिपक जाता है। वेलक्रो से बहुत सी चीज़ों को एक साथ चिपकाया जाता है, जैसे कपड़े, जूते, बैग, बेल्ट। यह कितना अच्छा तरीका है प्रकृति से प्रेरणा लेने का। तो वेल्को क्या है? वेल्को आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चों के सैंडल होते हैं उस पे एक चिप होती है, दोनों साइड लगी होती है और उसे हम चिपका देते हैं, तो वो वेलक्रो है। बैग में भी आती है ये चीज़ें। तो वेलक्रो उसने कितना अच्छे तरीके से प्रकृति से प्रेरणा ली और कैसे उसने ऑब्जर्व करके वेलक्रो बनाया। तो किसने बनाया था? जॉर्ज मैस्ट्रल ने। ये आपको ध्यान रखना है कि वेलक्रो जो है वो किसने बनाया था? जॉर्ज मैस्ट्रल ने। अब कुछ पॉइंट देखते हैं जिसमें कि भारत में जैसे टमाटर, मिर्च, तंबाकू, ये चीज़ें कहाँ से आई। भारत में जो मिर्च है वो दक्षिणी अफ्रीका के व्यापारी लेकर आए थे। टमाटर, आलू, हरी मिर्च दक्षिण अफ्रीका से आए। गोभी और मटर यूरोप से आए। टमाटर, आलू और हरी मिर्च आए भारत में दक्षिण अफ्रीका से। गोभी और मटर आए यूरोप से। भिंडी और कॉफ़ी भी अफ्रीका से ही आए। सोयाबीन चाइना से आई। जब सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है तो चिटकर ये बिखरने लगती है। जैसे तिल चिटकर बिखरने लगता है, उसी तरीके से जो सोयाबीन होती है उसकी भी फलियां सूखने पर बिखरने लगती हैं। नेक्स्ट अब एक चैप्टर देखते हैं, बूंद बूंद दरिया दरिया। चैप्टर नंबर 6 है बूंद बूंद दरिया दरिया। इसमें सबसे पहले हम एक कहानी पढ़ते हैं, घड़ सीसर की कहानी। सीसर का अर्थ होता है तालाब। सीसर का अर्थ होता है, घड़ सीसर की कहानी, इसमें सर का जो अर्थ है वो है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 साल पहले लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ लोग मिलते जुलते हैं, जलसे होते थे। यहाँ लोग जो मिलते जुलते थे, ये बात है 650 साल पहले की। जलसे होते थे, गाने बजाने का प्रोग्राम होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा न हो और वो सफाई में भी हाथ बटाते थे। तो एक जैसलमेर के राजा थे, राजा घड़सी। इन्हीं के नाम पर जो तालाब है इसका नाम घड़सीसर पड़ा। घड़सी
प्लस सर। घड़सी मतलब राजा का नाम था और सर मतलब तालाब, गढ़सीसर इन्हीं के नाम पर पड़ा। ये बात है 650 साल पहले इन्होंने तालाब बनवाए थे। ये जो तालाब थे इनके चारों तरफ इतने अच्छे से चीज़ें बनाई हुई थी, पक्के घाट बने हुए थे, सजे हुए बरामदे बने हुए थे, बड़े बड़े हॉल थे, लोग यहाँ पर मिलते जुलते थे, जलसे होते थे, गाने बजाने के प्रोग्राम होते थे। लेकिन लोग क्या करते थे उस टाइम, ये ध्यान रखते थे कि तालाब गंदे ना हो, और जब तालाब की सफाई होती थी तब भी उसमें हाथ बटाते थे। अब क्या करते हैं लोग, चिप्स खाया, उसका जो रैपर होता है वो तालाब में डाल दिया। तो उस टाइम जो लोग थे ये बहुत ध्यान रखते थे कि तालाब गंदे ना हो, क्योंकि आपको पता है जैसलमेर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, उन्हें पानी की अहमियत का पता था। मीलों तक फैले इस गढ़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता, और इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। तालाब को इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था कि बारिश का जो पानी होता था वो वेस्ट ना हो, वो बहकर पहले तालाब में आ जाए। अगर वो पहले वाला जो तालाब है उसके भर जाने पर जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो दूसरे तालाब में चला जाता था, फिर तीसरे, ऐसे ही कर कर आपस में 9 तालाबों को जोड़ा गया था ताकि पानी का वेस्टेज ना हो। इतने अच्छी तरीके से हम सोच सकते हैं कि इतने 650 साल पहले इतने अच्छे तरीके से ये तालाब बनवाए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जमा किए गए पानी का साल भर प्रयोग किया जाता था, पानी की कोई कमी नहीं होती थी। पर आज गढ़सीसर का उपयोग नहीं है। 9 तालाबों के रास्तों में मकान और कॉलोनियां बन गई। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की न जाकर बेकार बह जाता है। पहले इन गढ़सीसर का उपयोग किया जाता था, 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। अब क्या हुआ, जो ये तालाब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे उनके बीच में सड़कें, मकान, कॉलोनियाँ ये बन गई। तो एक तालाब में अगर पानी इकट्ठा होता है तो वो एक्स्ट्रा पानी दूसरे तालाब में नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। और आज का जैसा उस टाइम के जैसलमेर को और आज के जैसलमेर को बहुत फ़र्क है। उस टाइम जैसलमेर में पानी की कमी नहीं होती थी इतनी, आज जैसलमेर में बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, क्योंकि उस टाइम पूरे साल जब बारिश होने पर वो गढ़सीसर भर कर रखते थे और उसके बाद फिर वे पूरे साल उसे यूज़ करते थे। आज उन चीज़ों का यूज़ नहीं होता और इसलिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस वहाँ होती है। जैसलमेर में रेगिस्तानी इलाका है पूरा जैसलमेर। क्वेश्चन पूछा गया था, एक जैसलमेर के राजा गढ़सी ने 650 वर्ष पूर्व गढ़सीसर नामक तालाब बनवाया। यह कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसे इस प्रकार बनाया गया था कि वर्षा का एकत्रित जल पूर्ण वर्ष तक उपयोग किया जा सकता था। गढ़सीसर आजकल उपयोग नहीं किया जा रहा, परंतु इस संरचना को देखा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि वो राजा गढ़सी ने जो तालाब बनवाए थे, उस टाइम जो तालाब बनवाए थे आज उपयोग नहीं हो रहे, लेकिन वे आज भी है, आज भी उनकी संरचना है, उसे देखा जा सकता है। तो ये कहाँ की बात है, ये है राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ, जैसलमेर में। अब बात करते हैं अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी कौन थे, कहाँ से आए थे, इस विषय में अब बात करते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए जिनका नाम था अल बिरूनी। कब आए थे, 1000 सालों से भी पहले यात्री आए थे जिनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जो थे, जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। उस टाइम उसका नाम कुछ और रहा होगा, लेकिन अब उज्बेकिस्तान उसे बोला जाता है। अल बिरूनी कहाँ के यात्री थे, उज्बेकिस्तान के। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा, खास तौर से वह जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। भारत में जो उन्होंने भारत की यात्रा की और उन्होंने उन चीज़ों और जगहों को लिखा
जो उन्हें अपने देश से अलग लगी, उन्हीं की जो किताब लिखते थे, जो ये इतिहासकार होते थे, बुक्स लिखते थे, उन्हीं की वजह से आज हम इतिहास पढ़ पाते हैं। वरना हम कैसे जान सकते हैं कि इतने साल पहले कैसे हमारे तालाब थे, क्या व्यवस्थाएं थी, इन चीज़ों को नहीं जाना जा सकता ऐसे। तो हम जैसे पांडुलिपियाँ हुई, शिला अभिलेख हुए, इन्हीं से हमें पता चलता है कि उस टाइम क्या हुआ था। अलबरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर है। ये बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरिया से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाते हैं। इन चबूतरे के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें भी होती है। अलबरूनी ने ये सब अपनी बुक में लिखा था कि यहाँ की जो व्यवस्था थी तालाब की, उससे बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने लिखा कि ये जो लोग हैं यहाँ के, तालाब बनाने में माहिर है। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरिया से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें भी होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एक इनके बारे में सीटेट जुलाई 2013 में। अलबरूनी कौन था? ऑप्शन है वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। सेकंड है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। थर्ड है कि वह उज़्बेकिस्तान का एक व्यापारी था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। फोर्थ है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। तो अभी पढ़ा है हमने, अलबरूनी जो था वो उज़्बेकिस्तान का एक व्यापारी था जिसने जो किताब लिखी थी उससे हमारे देश के इतिहास के बारे में बहुत बातों का पता चलता है। तो इस तरह से अलबरूनी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बहुत कम बारिश होती है और साल में बस 10 या 12 दिन ही बारिश होती है, कई बार इससे भी कम। राजस्थान का जो जैसलमेर का इलाका है वहाँ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं उसके नज़दीक, जैसे बाड़मेर हुआ, कि बहुत कम वहाँ बारिश होती है। राजस्थान में पानी की हर बूंद बहुत दुर्लभ और कीमती है। इन कीमती बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोड़ बनाए गए। राजस्थान में बारिश कम होती है, इस वजह से पानी की बहुत ज़्यादा वहाँ पे कमी है। सीढ़ीदार कुआं, जिसको हम बावड़ी बोलते हैं, पानी इकट्ठा करने का एक अलग तरीका है। इसमें सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जाती है। पानी ऊपर खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। राजस्थान में सीढ़ीदार जो कुएं बनाए जाते हैं उन्हें बावड़ी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बावड़ी क्या है? बावड़ी है एक सीढ़ीदार कुआं। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के इलाके में जब सूखा पड़ा था तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, लेकिन अब फिर से बावड़ियों को भुला दिया गया है। बीच में क्या हुआ था कि 1986 के आसपास जोधपुर और उसके आसपास के इलाके में बाड़मेर, जैसलमेर बहुत सूखा पड़ा था, पानी की बहुत कमी हुई थी। उस टाइम जो मोहल्ले वाले लोग थे, मतलब कि आसपास के बस्ती के लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो बावड़ियाँ, पुरानी बावड़ियाँ थी, उसमें अब कूड़ा करकट भरा हुआ था, उन सभी को मिलकर साफ़ किया और चंदा इकट्ठा करके उन सभी को मिलकर साफ़ किया। उन बावड़ियों की वजह से पानी दोबारा से शहर में पानी की पूर्ति हुई। कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि बारिश फिर अच्छी होने लगी, पानी की परेशानी कम हुई, तो लोग फिर उन बावड़ियों को भूल गए। अलवर जो जिला है वो है राजस्थान में, ये आपको पता होगा, बेसिक सा पॉइंट है। अलवर जिले की दड़की माई ने तालाब बनाने का निश्चय किया, तब भोजन और पानी संबंधी दिक्कतें कम हुई। कुएं के सूखने के क्या कारण हैं? जो अब कुएं सूखते जा रहे हैं,
अब तो मुझे लगता है कहीं कुएं का प्रयोग नहीं किया जा रहा होगा, बहुत ही कम एक दो ऐसी जगह मिल सकती है जहां कुओं का प्रयोग किया जाता हो, क्योंकि पानी इतना गहराई पर चला गया है। अब ट्यूबवेल चलती है, समरसीबल चलते हैं, इनकी वजह से पानी बहुत गहरा चला गया, तो कुएं अब मुश्किल से कुओं में पानी आ पाता है। मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था वे अब नहीं रहे। क्यों कुएं सूख रहे हैं? क्योंकि जब मोटर से बहुत सारा पानी ज़मीन से निकाला जाएगा तो पानी का लेवल कम होगा, तो इस वजह से भी कुएं सूख रहे हैं। दूसरा, तालाब ही अब नहीं है जिसमें पानी इकट्ठा होता था बारिश का। एक कारण ये भी है कि पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया। अगर ज़मीन सीमेंट से पक्की हो जाएगी तो बारिश का पानी जो है वो बहकर नीचे ज़मीन में नहीं जा पाएगा, तो वाटर लेवल ऊपर नहीं आएगा। इस वजह ये भी कारण है कि कुएं सूख रहे हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया अपना, बाकी का जो बचता है वो नेक्स्ट 2 या 3 वीडियो में हम अपना पूरा कर लेंगे। एनसीईआरटी का जो कंटेंट कर रहे हैं, इसके बाद हम पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये आपको पूरी सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।